साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नागार्जुन के दोनों कविताओं के बारे में डिटेल से पढ़ा था। मुझे उम्मीद है यदि वो कविताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है तो प्रश्न उत्तर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हमारा टॉपिक है आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ संख्या 9, लेखक का नाम है नागार्जुन। अभ्यास प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रथम पार्ट में दोनों कविताएं हम पढ़ चुके हैं, इसलिए सेकंड पार्ट है। आपके सर का नाम है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। करें प्रश्न उत्तरों की शुरुआत। कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइएगा, बहुत शानदार मजा आने वाला है। करें शुरुआत। बिल्कुल। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते हैं? आंसर बताइएगा। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते हैं? कबूतर, गौरैया, झिंगूर, मेंढक। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि ग्रीष्म की जो धूल है उसमें गौरैया, और गौरैया एक घरेलू चिड़िया का नाम है। जो चिड़िया होती है वो धूल में क्या कर रही है? नहा रही है। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में वो रचना कर्म करते थे? मैथिली, अवधी, बांग्ला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली में। और मैथिली में जो नागार्जुन ने रचना लिखी है उसका नाम है, आपको पता है, पदावली। जी हाँ, पदावली। रचना का नाम है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये तमाम रचनाएं आपकी किसमें हैं? पता होना चाहिए आपको। मैथिली भाषा में लिखित है। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन है? आंसर बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन है? तो बताइए। उषा की लाली कविता में प्रातः काल का वर्णन है, और प्रातः काल में जब लालिमा छाती है यानी सूर्य उदय होता है, उस वक्त का इसमें वर्णन किया गया है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों है? क्या कारण है? पथराई का मतलब होता है कठोर या पत्थर जैसी। कठोर या पत्थर जैसी क्यों है? यानी इसका मतलब बात साफ है, खेतों की जो मिट्टी है वो पथराई क्यों है? बताइएगा। कठोर या क्या हो जाएगा? पत्थरों जैसी। कठोर या पत्थर जैसी क्यों हो गई है? बताइए। क्योंकि बारिश नहीं हुई है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इस वजह से खेतों की मिट्टी एकदम पथराई हो गई है। भीषण गर्मी के कारण खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रही है ना, इसकी वजह से। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता है ग्रीष्म ऋतु के जो आसमान होते हैं उनमें बादलों में पानी नहीं होता, वो छितराए हुए रहते हैं, इसलिए लेखक ने इसे बदरंग कहा है। देख लीजिएगा। गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धूप और धूल के कारण आसमान एकदम बदरंग लग रहा था। बदरंग का मतलब एकदम जो अच्छा नहीं लगता, बात ये। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? किस बात का डर था कवि को? तो मैं सरल शब्दों में समझा देता हूं। कवि नहीं चाहते थे कि अगर मान लीजिए सूर्य उदय हो जाए तो फिर जो वातावरण बना हुआ था ना, लालिमा वगैरह किसके ऊपर? हिमालय के ऊपर, तो वो कहीं खत्म नहीं हो जाए। कवि को इसी बात का डर था। देख लीजिएगा। उषा काल का दृश्य पल पल बदल रहा था, अतः कवि को डर था कि कहीं वह सुंदर दृश्य शीघ्र ही अपनी सुंदरता को न खो दे। यानी उषा के समय की जो लालिमा है, जो हिमालय पर्वत पर छा रही थी, कहीं वो दूर नहीं चली जाए। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? बताइएगा। उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? किसके लिए हिमगिरी शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए हिमगिरी शब्द का प्रयोग हुआ है? कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसके लिए आया? हिमालय के लिए, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आ गए?
जैसे वर्षा ऋतु आई तो उसके आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आ गए, बताइएगा। बिल्कुल, सारे जगत को अपने ताप से तपाते ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु ने बाहर कर दिया, बिल्कुल अलग हो गया। वर्षा ऋतु आते आकाश में घटाएं घुमड़ने लगी, बदरंग आसमान शाम रंग में रंग गया, काले रंग के बादल आ गए, बूंदे बरसते प्यासी धरती तृप्त हो गई, किसानों के मुख पर मुस्कान थिरकने लगी, रातें झिंगुरों की झंकार से गूंजने लगी, वीरान वनों में भोरों की मधुर कूकें सुनाई देने लगी, सूखी जा रही धूप फिर से हरी हो गई, वर्षा का राज्य आते गर्मी अपना सारा लाव लश्कर समेट कर भाग गई। उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य, शिल्प और भाव दो प्रकार के सौंदर्य होते हैं। तो भाव सौंदर्य में तो कविता का भाव पक्ष आता है और शिल्प सौंदर्य में कला पक्ष आता है। कला पक्ष का मतलब कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है। कवि नागार्जुन की काव्य कला इस छोटी सी रचना में मनमोहक रूप में सामने आई है। कवि ने सटीक एकदम बिंदास शब्दावली का उपयोग करते हुए अपनी शब्द चित्र संजोने की कला का पूरा प्रदर्शन किया है। भाषा शैली के कुशल प्रयोग से कवि ने उषाकालीन प्राकृतिक दृश्यावली को पाठकों के सामने साकार सा कर दिया है। आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण का सुंदर उपयोग है। कवि के साथ इस कविता में पाठक को भी कवि की कल्पना और कूंची की तरह उभरे गए शिल्प सौंदर्य को अपलक रह जाते हैं। यानी कुल मिला के इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ, जिसमें रूपक है, भाषा सरल है, सुबोध है। कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, यह आपका अंतिम प्रश्न है। कल और आज कविता में कवि ने प्रकृति प्रेम का परिचय दिया है, प्रकृति प्रेम का परिचय करवाया है या दिया है। ग्रीष्म ऋतु के झुलसा देने वाले ताप के पश्चात सजल और शीतल वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले सुखद प्राकृतिक परिवर्तन का कविता में चित्रण हुआ है। कवि ने दो ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के दो पक्ष प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म की मार से प्रकृति को कोसते किसान, बेचैन पक्षियों का धूलि स्नान, खेतों की मिट्टियों की पथराई काया, गर्मी के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे हुए मेंढक और उदासी बरसाता बदरंग आसमान। समझ में आ गए। ये सारे के सारे ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार की समस्याएं हो रही थी। ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक हैं। दूसरी ओर कवि ने वर्षा ऋतु के रूप में सुशासन प्रसन्न जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। आसमान से अब आग नई शीतल बूंदें बरस रही है। बादलों के तंबू ने धूल को रोककर सर्वत्र छाया कर दी है। गर्मी की वीरान रातें अब झिंगुरों का शहनाई बजा रही है। भोरों के शोर से जंगल गूंज रहे हैं। इस प्रकार परिवर्तन की बयार ने ग्रीष्म के कुशासन का अंत कर दिया है। जो गर्म ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु थी, उसका अंत हो गया है। कवि ने कल और आज कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश देना चाहा है कि समाज में भी कुरीतियों के बाद सुधार आता है। ये इस बात का हम लोग स्वतः ही जीते जागते उदाहरण है कि समाज में यदि कोई कुरीति होगी तो उसमें समाज लगातार उसको सुधारने का प्रयास करेगा। तो सामाजिक जीवन का परिवर्तन कैसे हो सकता है, इसका संदेश भी नागार्जुन ने आज और कल और आज कविता के माध्यम से दिया है। आप बार बार इन प्रश्नोत्तरों को पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।